दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 11th हिंदी का एक और नया मॉडल पेपर। यहाँ पर सामान्य हिंदी कक्षा 11 का ये मॉडल पेपर AP 23 कोड का आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर सभी विषय के मॉडल पेपर्स बोर्ड, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती है और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसी सीरीज़ में हम लाए हैं आज सामान्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में ज़रूर लिखना। आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में सिलेबस लगभग सेम होता है। 100 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी कविता साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। 5 आते हैं गद्य साहित्य से और 5 पद्य साहित्य से। कैसे होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। कई सारे पेपर सामान्य हिंदी के मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिनके वीडियोस पूरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाकर देख लेना। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। और अगर आपका कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ जाता है, लेकिन अगर आपका कोड नहीं भी मिला तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। ऐसे ही मिलते जुलते आपके प्रश्न आएंगे। तो इसको मॉडल पेपर की तरह आपको देखना है, पूरा वीडियो ध्यान से, और इसको आप सॉल्व करके जाएंगे। इसको देख कर जाओगे तो 99% चांस है कि आपका पेपर अच्छा होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका संपादित की? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये इन्होंने पत्रिका संपादित की थी। 3rd ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह लेखन का युग क्या है? तो आप कमेंट में बताओ कि सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या है। मतलब ये भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। इसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो इसका जो 2nd ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसकी स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। इसके बाद पद्य साहित्य यानी कविता साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ गए हैं कि देखिए परमाल रासो किस काल की रचना है? तो खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, ये सभी आदि काल की रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारतेंदु युग की रचना है तो प्रेम माधुरी, ठीक है, भारतेंदु युग की रचना है। इसके बाद विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, हम जानते हैं विनय पत्रिका के रचयिता होंगे। इसके बाद वही आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कौन से? सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद वर्णित प्राकृतिक दृश्यों में अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। जो उपरोक्त गद्यांश में प्राकृतिक चित्रण है उसके बारे में। उल्लुओं को शोक ने क्यों घेरा है? उत्तर दीजिए। चक्रवाक आनंदित क्यों हो गए? उत्तर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या होता है? जिसके नीचे रेखा बनी होती है, जो अंडरलाइन वाली लाइंस होती हैं, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो पैसेज को 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर क्लास में ध्यान दिया होगा तो ये आप 100% 10 के 10 नंबर इसमें लाओगे। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक का आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर देना। अब आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, ये वाला पैसेज है, ये अंडरलाइन पोर्शन है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? वही काम, संदर्भ लिखना है कि पाठ कौन सा है, लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या, कहाँ पर रेखांकित अंश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद उपरोक्त गद्यांश में वर्णित आचरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। संक्षेप में सिद्ध कीजिए कि मौन व्याख्यान का प्रभाव विचार चिरस्थायी होता है। मौन व्याख्यान तथा निघट्टू शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब यही कार्य आपको पद्य के साथ करना है, मतलब कविता का अंश दिया होगा। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद बदी हमसो हरि आहार चली जा। तो ये पूरा आप पैसेज पढ़ेंगे। इसमें भी पद्यावतरण का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? ये 2 लाइन्स रेखांकित अंश है। इसके बाद
पद्य में विद्यमान शैली का उल्लेख कीजिए। पद्यावतरण में काव्य सौंदर्य बताइए कि रस कौन सा है, छंद कौन सा, अलंकार कौन सा है। कहत कत परदेसी की बात, इस पंक्तियों के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं, तो ये आप कर सकते हैं। नहीं आता तो अथवा में एक और पद्यांश का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वही करना है, क्या करना है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि कविता का अंश पद्यावतरण के किस पाठ का है, कौन सी कविता है, कविता का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना रेखांकित अंश है इसमें इतना ही रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद प्रयुक्त अलंकार बताइए। पद्यांश में काव्य सौंदर्य लिखिए, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली। ठीक है, और पद्यांश की भाषा एवं शैली का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आपको जीवन परिचय मिलेंगे 2, 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर आप एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखेंगे और एक कवि का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे, रचनाओं के नाम लिखेंगे। लेखकों में सरदार पूर्ण सिंह का आप लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिख सकते हैं। और कवियों में आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास में से किसी एक का। इसके बाद बलिदान कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। नहीं आता तो अथवा में क्या है, अथवा में आपको ऑप्शन मिला है आकाशदीप कहानी की कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद अपने द्वारा पठित नाटक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु का सारांश लिखिए या गरुड़ ध्वज नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, सभी को तैयार करना है अपना खंड काव्य। और बलिदान हो गया, जो कहानी होती है उसकी कथा वस्तु ज़रूर तैयार करना। आकाशदीप कहानी या फिर बलिदान कहानी का कथा सार, कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद खंड खा आ जाता है, यहाँ पर संस्कृत से स्टार्ट होगा। संस्कृत का कोई एक पैराग्राफ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक है ये, ठीक है, एक ये पैसेज हो गया। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुण मुगल शासका अकबर नामा दिल्लया सुदूरी पूर्वस्य दिशा स्थितियों कड़ा जौनपुर नामक समृद्धियों राज्य निरीक्षण दुष्कर विजय तमोर्धमय प्रयोग। दोस्तों मुझे ज़्यादा संस्कृत यहाँ पर मैंने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो फिर आप इसका ट्रांसलेशन आपको करना होगा, तो ही आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलेंगे। और ये करना ही होता है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को, कोई एक करना है। 2 पैसेज दिए हैं देखो बच्चों अथवा में, तो किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। यही काम आपको श्लोक में करना है 5 नंबर का, कि श्लोक का संदर्भ आपको लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ईद का चांद होना, आंखों का तारा होना, जितना मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। ईद का चांद होना यानी कि बड़ी कठिनाई से कोई चीज़ प्राप्त होना या बड़ा कम दिखना किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का। जितने मुंह उतनी बातें, आप समझते ही हैं कि जितने ज़्यादा मुंह होते हैं उतनी प्रकार की बातें होती हैं किसी टॉपिक पर। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, यानी समझ ना आना, और आंखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। किन्हीं 2 का वाक्य प्रयोग करना है आपको, उनका अर्थ लिख के। तो आंखों का तारा होना का ज़रा आप वाक्य प्रयोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पर कुछ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अनल अनिल शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो अनल क्या होता है, अनिल क्या होता है और अनल क्या होता है। तो अनल अग्नि और अनिल वायु, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। घन शब्द का सही अर्थ क्या है। घन माने क्या होता है, घन माने बादल होते हैं, ठीक है, बादल होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 2 वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द। सबकी बातें सहन करने वाला, सबकी बातें जो सहन कर ले उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कह सकते हैं। दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी। लंबी आयु वाला चिरायु भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए। घर गिर जाने का संदेह, घर गिर जाने का संदेह। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। 4 कानपुर के व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति कानपुर से आए। तो 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, आप कर लेंगे। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण और उदाहरण, यानी श्रृंगार का करो या करुण का करो, अनुप्रास का करो या श्लेष का करो।
और दोहा का लक्षण या उदाहरण या फिर सोरठा का, किन्हीं एक का करना, रस छंद अलंकार, 6 नंबर का सेट ये आपका बनेगा। इसके बाद किसी बैंक के मैनेजर को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने नगर अथवा गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध आपको 12 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आप 5 से 6 7 पेज तक भी लिख सकते हैं। एक निबंध लिखेंगे, राष्ट्रभाषा हिंदी, भारतीय समाज में नारी का स्थान, महंगाई की समस्या या पर्यावरण प्रदूषण। तो ये पूरा पेपर था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अच्छा बिल्कुल पेपर है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करना। और भी मॉडल पेपर पढ़े हैं क्लास 11 सामान्य हिंदी के, उसको भी सॉल्व करके जाना। कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम भी आ सकता है, नहीं मिला तब भी इसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता पेपर आपका आ सकता है। ये मॉडल पेपर है, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो और भी पेपरों को आप मॉडल पेपर की तरह सॉल्व किया करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताता रहता हूँ, प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर लिखना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हाफ ईयरली एग्जाम 2023 के लिए, 2024 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, क्लास 11th इंग्लिश का। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अब देखो बच्चों, ये पेपर यूपी बोर्ड का है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस मिलता जुलता है। हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामर कैसी आती है, लिटरेचर के जो चैप्टर के प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वेश्चन सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखो। तो सबसे पहले देखते हैं, सेक्शन ए जो है वो 40 नंबर का रखा गया है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एनीवन। कोई एक पैसेज, अब यहाँ पे 2 पैसेज दिए हैं, आपको ध्यान से देखना है कि पैसेज ए और पैसेज बी, 2 पैसेज दिए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, इसको आपको करना है। कॉन्टेक्स्ट लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है कि ये कौन से चैप्टर से है, इसके चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है, कौन इसके राइटर हैं, ऑथर कौन है, ये आपको बताना है। इसके बाद इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न मेंशन नहीं किए गए हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो पैसेज होता है उसके नीचे कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका आंसर हमें लिखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, डू एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये 3 प्रश्न दिए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। इसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड द नैरेटर प्लान हिज वॉयज टू ईज। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द नैरेटर एंड ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट एनी 2 आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट सी इन द फोटो। फोटो में कवि ने क्या देखा। व्हाट डू यू नो अबाउट द लेबुसनम ट्री। और हाउ डज द गोल्ड फिंच कम। ये 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 को सॉल्व करना है आपको। इसके बाद 4th है द फोटोग्राफ या द लेबरनम टॉप में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। द फोटोग्राफ या फिर द लेबरनम टॉप, इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद, ठीक है, एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेशन। और व्हाट डिड द जॉन बायरो टेल आर्म्स मदर एंड अंकल कोसियोन व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। तो ये 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप ये क्वेश्चन है, किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन 100 से 80 से 100 या 150 शब्दों में इनका आंसर आपको लिखना है। क्लास 11th का ये पेपर है यूपी बोर्ड का,
सॉल्यूशन भी हम इसका लाने वाले हैं। अभी हम आपको यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप देख लो कि कैसे प्रश्न आते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 8, किन्हीं 8 जो शब्द दिए हैं इनका आपको अर्थ लिखना है। जैसे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, इमीडिएट का मतलब तुरंत, अपसेट का मतलब नाराज़ या अपसेट या हाँ नाराज़ कह सकते हैं, फैमिलियर का मतलब परिचित, नोडेड का मतलब सिर हिलाना, कॉन्टिन्यूसली मतलब कॉशियसली मतलब सावधानी से, रिन्यूड मतलब नवकृत पुराने से नया बनाया हुआ, और एंटीक मतलब क्या होता है, जैसा कि जैसी वस्तुएं बहुत कम संख्या में पाई जाती हों उसे एंटीक कहते हैं। अद्वितीय भी इसको हम बोल सकते हैं, यूनिक और एंटीक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एरिथ, लेकिन ये गलत होना चाहिए। आप सही बताओ कि एंटीक की हिंदी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एंटीक क्या है, स्पेलिंग एंटीक की है ANTIQUE, एंटीक क्या हिंदी अर्थ क्या होता है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, अपने क्षेत्र के न्यूज़पेपर को आपको एक लेटर लिखना है कि आपके क्षेत्र में वाटर सप्लाई कैसी है, प्रदूषित है, इसके बारे में उसे जानकारी दो कि वो न्यूज़ छापे। नहीं आता तो राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग सिक्योरिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल एट द फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान पर केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल और शुगर सही दामों में बेची जाए, इसके बारे में आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को एक कंप्लेन करो, शिकायत पत्र आपको भेजना है। अब नेक्स्ट है राइट एन एसे एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो, किसी एक टॉपिक पर लिखना है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आपके स्कूल में रिपब्लिक डे हुआ या इंडिपेंडेंस डे हुआ सेलिब्रेशन, उसके बारे में। माई बेस्ट टीचर और टीचर यू लाइक द बेस्ट, इज साइंस ब्लेसिंग और कर्स, क्या साइंस एक वरदान है या अभिशाप। इसके बाद ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर या तो आ गए हैं या तो आने वाले हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। तो सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सॉल्यूशन की सीरीज़ भी अलग से आने वाली है बच्चों। तो ट्रांसलेट फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश, भालू एक जंगली जानवर है। बियर इज़ ए वाइल्ड एनिमल, वह जंगल का राजा नहीं है। इट्स नॉट द किंग ऑफ द जंगल या किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बट शेर की तरह खुखार होता है। बट ही इज़ ब्रूटल लाइक लायन, वो शेर की तरह ही खुखार होता है। तो इस तरह से सिंपल वर्ड हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, इनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो ये स्टोरी ट्रांसलेट आपको करनी है। इतनी बड़ी ये स्टोरी है, पैराग्राफ है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। तो इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। 8 नंबर का ये पैराग्राफ जनरली पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। तो पैसेज को पढ़ना है, अशोक के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज पूरा पढ़ना है। उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्या है, व्हाई डिड अशोका रिनाउंस वार, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हेन डिड अशोका इन्वेडेड कलिंग। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी कलिंग, अशोक और युद्धों के बारे में जो ये पूरी स्टोरी ये पैसेज में है, यहीं से आपके इन सभी के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, चेंज, अब ग्रामर वाला सेक्शन, चेंज इनटू द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसको देखो इनडायरेक्ट में बदलना है। किसको इनडायरेक्ट में बदलना है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, यूजिंग टू, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको आपको करेक्ट करना है। हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको पैसिव में बदलना है। ओबे योर टीचर्स, इसको निगेटिव में बदलना है। ठीक है, इसके बाद राइट द एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स लिखना है, इसके एंटोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। बड़े आसान होते हैं। अब अलाउ का क्या होगा, ब्रेव का क्या होगा, डेड का क्या होगा, सिनोनिम। ठीक है, एंशियंट है, इसका क्या होगा एंटोनिम। बून का क्या होगा, बैक का क्या होगा एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, स्टडी ऑफ द प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर।
ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। एक्लिप्स ऑफ मून, चंद्र ग्रहण उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्लिप्स ऑफ मून चंद्र ग्रहण उसको बोलते हैं। चंद्र ग्रहण की इंग्लिश कमेंट में ज़रूर बताना, ध्यान नहीं आ रही है बच्चों। ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड, उसको क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। तो ये पूरा पेपर था क्लास 11th इंग्लिश क्लास 11th हाफ ईयरली का एक मॉडल पेपर था। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें बच्चों। ऐसा होता है कि मॉडल पेपर आपको 2-3 तो सॉल्व करना ही चाहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बाकी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया या सर क्या बिल्कुल ये पेपर सेम टू सेम आएगा या नहीं आएगा, आप ये बताओ। तो बच्चों सेम टू सेम आ भी जाता है, नहीं भी आता है, लेकिन इसके जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इनको तैयार करके जाओगे तो आपकी डेफिनेटली मदद होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा कि इस तरह के प्रश्न, आपको आइडिया होगा कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों की आप लिख कर प्रैक्टिस करो। इनके जो ट्रांसलेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, चेंजमेंट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इसके बाद वर्ड मीनिंग हो गया, प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री जो आपके बुक के प्रश्न होते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करके जानी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। ज्वाइन बटन क्लिक करना, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ लगातार मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ मतलब ये पेपर आपको मिल जाएगा, अच्छे से जब चाहो सॉल्व करो, जब चाहो प्रैक्टिस करो। मॉडल पेपर की सीरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का बिल्कुल नए कोड का एक मॉडल पेपर B10000 का। ये पेपर आपके परीक्षा की तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। हाफ ईयरली एग्जाम अगर देने वाले हो 2023 में या फिर 2024 में, तो केमिस्ट्री क्लास 11th का ये मॉडल पेपर बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपका कोड बिल्कुल सेम रहता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ सकता है। अगर सेम कोड नहीं भी आया तब भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनते हैं, इसी तरह से पेपर आते हैं मिलते जुलते। तो प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आगे उनके अंक लिखे हुए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना कीजिए, जहां आवश्यक और रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या फिर गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ एक लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिख देना, ताकि आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर्स बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे। मैं सारे मॉडल पेपर आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो लाइक ज़रूर करना। तो यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, राजस्थान बोर्ड। तो सबसे पहला प्रश्न है, जल में H और O का भारात्मक अनुपात क्या है। भारात्मक अनुपात क्या है किसका, जल और O का। तो ये अनुपात होता है 1:8। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद Mn2 पॉजिटिव यानी मैग्नीज 2 पॉजिटिव, जिसका परमाणु क्रमांक मैग्नीज का कितना होता है 25, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों, तो वो क्या होगा, आप ध्यान से देखना। ये होगा 2,8,13, 2,8,13,2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में क्या है, 3D, सॉरी यहाँ पे 3 में क्या है, 3s2, 3p6, ठीक है। कितने हो गए, 8 और 8 5 13, 3d5 और 4s2, ठीक है। तो अब ये s वाले तो 2 पॉजिटिव में निकल जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहा। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, जो कि पाँचों 5 d ऑर्बिटल में उपस्थित हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में उपस्थित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेकेंड ए समूह के तत्व क्या कहलाते हैं। इसका ये है 5 वाला। सेकेंड ए समूह के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं।
फर्स्ट ए के क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, एस ब्लॉक का सेकंड ए ग्रुप, क्षारीय मृदा धातुएं। इसके बाद बेंजीन, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों का अनुपात कितना है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात 4 होता है। मतलब किस तरह से, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर 6 कार्बन इस तरह से एक हेक्सागोनल चेन बनाएंगे और इनके साथ 6 हाइड्रोजन एक एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे और 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड है। तो 12/3 करोगे तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो 4 गुने हैं, यानी कि इनका अनुपात क्या है, 4:1 है। तो यहाँ पर 4, ये ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको x मान लेंगे, हाइड्रोजन की 1 होती है तो प्लस में 2 कर देंगे, क्लोरीन की माइनस होती है तो -2 कर देंगे, बराबर 0। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 0। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, यहाँ पर 0 आएगी। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता। मुक्त मूलक का लक्षण क्या नहीं होता? विद्युत उदासीनता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, अनुचुंबकीय गुण होता है, हेट्रोलिटिक विदलन से बनना नहीं। देखिए मुक्त मूलक होमोलिटिक विदलन से बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, एक यहाँ पर चला गया, एक यहाँ पर, तो हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण भी होता है और विद्युत उदासीन भी होता है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा रहता है, ठीक है, जहाँ पर ये रिएक्शन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये हेट्रोलिटिक विदलन से नहीं बनते, ये होमोलिटिक विदलन से बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता, कौन सा, ये फोर्थ वाला नहीं होगा, होमोलिटिक से बनते हैं। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में काफी अच्छे यहाँ पर प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद कोश किसे कहते हैं, KLMN, जो मुख्य कक्षाएं होती हैं उन्हीं को कोश कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की 2 कमियां बताइए। इसके बाद अष्टक नियम क्या है वो आपको लिखना है, अष्टक नियम क्या है वो लिखना है। इसके बाद मुक्त मूलक क्या होते हैं ये आपको बताना, होमोलिटिक विदलन से बनते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की x, ऑक्सीजन की हो गई, ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -6, तो -6 उधर जाएंगे, +6, ये माइनस प्लस का 5, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी नाइट्रोजन की कितनी, +5। HNO3 नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +5। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। 3p6, अब 3p6 है यानी p में कितने ऑर्बिटल, 3, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आपको चारों क्वांटम संख्या निकाल। तो मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 3 है। L कितना है, 1 है क्योंकि P है। ठीक है, M कितना है, M हो जाएगा यहाँ पर -1, 0 + 1 होता है तो M -1 हो गया। S क्या हो गया, -½ हो गया क्योंकि इसका चक्रण नीचे की ओर है। तो ये चारों क्वांटम संख्या होंगे, n = 3, L = 1, M = -1 और S = -1/2। तो ये चारों क्वांटम संख्या इसकी निकलेंगी। 3p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या निकली, L = 3, L = 1, M = -1, M = -1 और S बराबर चक्रण क्वांटम संख्या कितनी निकली, -1/2, क्योंकि नीचे की ओर चक्रण था चौथे इलेक्ट्रॉन का। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद है हमारे पास कि NH3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन बीच में है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पर साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर पड़ा रहता है। तो ये इसका लुईस बिंदु स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम किसी को नहीं छोड़ना, अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, 3 नंबर में समविदलन यानी जिससे मुक्त मूलक बनते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, होमोलिटिक विदलन बताना है आपको क्या होता है।
इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद CaCl2 × 2H2 का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। टिप्पणी करना है आपको वैद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। वैद्युत ऋणात्मकता पर पूरा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु की, किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफाइनिटी क्या होता है कि किसी परमाणु, कोई परमाणु अपने भीतर एक इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से प्रवेश करने देता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसके बाद पाई बंध किसे होता, पाई बंध किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ठीक है। पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, कार्बोनियम आयन की विशेषताएं बताइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी की विशेषताएं तथा कमियों को बताइए। इसके बाद अथवा है, ऑफ-बाउ का नियम क्या है, अर्धभरित और पूर्वभरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम समझाइए। पूरा वीडियो मैंने बनाया है ऑफ-बाउ के नियम पर, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन हम कॉपी पेन पर भी लाएंगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप जल्दी से पहले पेपर दिखाओ, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिससे हम अच्छी तैयारी कर सकें कि कैसे यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। संकरण आता ही आता है, तो संकरण को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। sp sp2 sp3 कम से कम तैयार करना है। इसके बाद IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका एथिलीन हो जाएगा, इसका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका हो जाएगा एथेनॉल, और इसका हो जाएगा एथॉक्सी ईथर, ठीक है। पांचों IUPAC नाम हो गए। अब यहाँ पर संकरण वाला करना है या फिर IUPAC वाला करना है, कोई एक ही करना है, यहाँ पर अथवा दिया है क्योंकि। इसके बाद लिखा है कि निम्न अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। नहीं आता तो अथवा कक्ष तथा कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कसक हो गया, लेकिन कक्ष तथा कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। SPD और F कक्षकों की आकृति तथा विन्यास समझाइए। इसके बाद लास्ट प्रश्न यहाँ पर आता है, खा प्रश्न इसी का आता है कि निम्न पर टिप्पणी करनी है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बाद प्रेरणिक प्रभाव पर। बिल्कुल टिपिकल आपका अच्छा यहाँ पर क्लास 11th का ये पेपर है। अच्छी तैयारी करोगे तो 12th में भी अच्छे से आपके बेसिक क्लियर होंगे। नहीं आता ये प्रश्न तो आप कर सकते हैं कि तत्व की परिभाषा, उदाहरण सहित व्याख्या, यौगिक की परिभाषा और उदाहरण लिख दो, सामांगी मिश्रण की परिभाषा और उदाहरण, और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा उदाहरण। ये वाला प्रश्न थोड़ा सरल है ऊपर वाले की तुलना में, तो जो भी अच्छा लगे, जो भी आता हो वो करना। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ इसका हम पूरा सॉल्यूशन कॉपी पेन पर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो कमेंट करो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी कोड का आपको पेपर चाहिए है या आप भेजना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं, मैंने नंबर डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी भी मॉडल पेपर में अलग अलग कोड के क्लास 9, 10th, 11th, 12th, प्रो बोर्ड, प्री बोर्ड सभी के लाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बच्चों। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th सामान्य हिंदी का आज हम पेपर देखने वाले हैं। इसको देखेंगे कि कैसा प्रश्न आए हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हिंदी के पेपर में। कोड A है, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट है। लेटेस्ट एग्ज़ाम 2023 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसको हम सॉल्व भी करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और बताएंगे कि कैसे कैसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और देखेंगे इस पूरे पेपर में कि क्या क्या पूछा जाता है क्लास 11th सामान्य हिंदी में। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 10 हैं गद्य साहित्य के इतिहास से और 10 हैं पद्य साहित्य के इतिहास यानी कविता साहित्य के इतिहास से। सबसे पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बहुत ही आसान उत्तर है, सरस्वती के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
इसके बाद भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं, ये भी द्विवेदी युग के हैं, ये भी द्विवेदी युग के हैं, ये भी, इनका भी कुछ पता नहीं चला सही से गूगल पे। तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। आपको बताना है सरदार पूर्ण सिंह या किशोरीलाल गोस्वामी या गुलाब राय या जयप्रकाश भारती। आपको कमेंट करके ज़रूर सही उत्तर बताना है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नामादास यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सही शब्द है नाभादास। तो अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। ये सेकंड वाला विकल्प सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना विधा क्या है? मतलब ये एक उपन्यास है या जीवनी है या कहानी है या आत्मकथा है? तो ये एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। पहला वाला विकल्प सही है। खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब कविता साहित्य का इतिहास आ जाता है। यहाँ पर कविता साहित्य के इतिहास में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन। ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी काव्य जगत के प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हिंदी काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रथम कविताकार माने जाते हैं। नानक देव किस शाखा के कवि हैं? तो ये भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही है, ज्ञानाश्रयी वाला। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। ये आपके छायावादी युग जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। उर्वशी भी उन्हीं का है। सूरसागर होना चाहिए, 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर भक्तिकाल का महाकाव्य कौन हो सकता है? सूरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपके 10 प्रश्न सही होते हैं। काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाकी सभी मॉडल पेपर यहाँ पर लगातार आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ना मिस हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पर वही है कि गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे आपको उत्तर लिखने हैं। गद्यांश चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। तो ये चैप्टर जो है आपका, इसका आपको संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, जो रेखांकित अंश है यहाँ पर। और यह दरिद्र कुटुंबी किसे बताया गया है? लेखक ने हिंदुस्तान की दशा का वर्णन किस प्रकार किया है? तो बेरोजगारी को दिखाया गया है। दरिद्र कुटुंबी किसे बताया गया? कुटुंबी बेरोजगार को बताया गया। भाषा शैली क्या है? साधारण भाषा शैली है। यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा शैली है जिसमें कुछ हिंदी का, शुद्ध हिंदी का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। शुद्ध हिंदी वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अगर ये वाला नहीं आता तो इसका संदर्भ देख लेना कि कौन से चैप्टर से है और लेखक कौन है। अगर ये वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा, भाग कर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोने और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा नहीं हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि फिर भी उसने प्रवृत्त तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को ना उन जगहों से भी बाहर किया, निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। अब ये रेखांकित अंश दिया है। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे ये रेखा खिंची हुई है, लाइन बनी हुई है, तो इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। बात यह है कि तेजस्विनी का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वह अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। सबसे पहले संदर्भ बताना है कि चैप्टर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, पार्ट का नाम, लेखक का नाम। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर कहाँ जा छुपा? कोठरियों में, ये सब ऊपर लिखा हुआ है, कोठरियों में, भीतर घरों के कोनों में,
जहाँ छिपा था। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहाँ है, यहाँ पर। बात यह है से लेकर सर्वनाश कर डालते हैं। तेजस्वी लोगों की क्या विशेषता होती है, यही विशेषता होती है कि तेजस्विनी या तेजस्वी लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वो निश्चित स्थान में हैं रहकर वह अपने प्रताप की धाक से शत्रुओं का विनाश कर डालते हैं, सर्वनाश कर डालते हैं। भाषा शैली कैसी है, भाषा शैली साधारण है, हिंदी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया गया है। ये सब आपको बताना होता है कि भाषा शैली क्या है। अब यही काम आपको काव्य में करने को मिलता है। काव्य के 2 पैराग्राफ दिए हैं, 2 कविता के अंश दिए हैं, किसी एक को करना है क्योंकि बीच में अथवा लगा है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई आघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। तो इसका क्या है, पद्यांश का संदर्भ, कविता का नाम, कवि का नाम, रेखांकित पद्यांश का भावार्थ, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, इतना केवल रेखांकित है, ध्यान से देखो, बहुरी न आवो हट। पद्यांश में प्रयुक्त छंद और भाषा का स्पष्ट करना है। पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार का नाम और लक्षण लिखना है। तो ये ग्रामर वाला सेक्शन में अच्छे से ग्रामर ज़्यादा पूछी गई, अलंकार पूछ लिया गया, छंद पूछ लिया गया, भाषा भी पूछ ली गई और व्याख्या तो बतानी है। नहीं आता तो कहत कत परेशी की बात, मंदिर अरद बदी हमसो, हरि आहार चली जात, ससी रिपु वर्ष, सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीन्ही घात, मद पंचक लय गयो, साबरो ताते तति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ करी, सोई बनत अबखात, सूरदास बस मई विहर के मीजे पछतात। तो उपर्युक्त पद्यांश में पता चल गया कि सूरदास की रचना है, सूरदास के पद होंगे या कोई अन्य रचना होगी। भावार्थ बताना है कि पद्यांश का भावार्थ क्या है। इसके बाद भावार्थ के बाद पूछ लिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कहाँ है, रेखांकित अंश ध्यान से देखना, ये लाइन रेखांकित अंश है, केवल और केवल एक लाइन यहाँ पर रेखांकित अंश की है बच्चों। रेखांकित अंश की कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। एक सेकेंड, ये देखो, ये वाली लाइन। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ध्यान से देखो कि पद्यांश का काव्य सौंदर्य यानी अलंकार क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, ये बताना है। गोपियाँ किससे शिकायत कर रही हैं, ये बताना है। इसके बाद ध्यान से आप देखेंगे, इसके बाद ध्यान से क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बताना, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। यही काम आपको कवियों के जीवन परिचय के साथ करना है। क्या करना है, किसी एक कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। अब जीवन परिचय तो आप याद करते हो, जीवन परिचय कर रट्टा लगाते हो कि जीवन परिचय याद कर रहा हूँ, जीवन परिचय याद कर रहा हूँ, याद करना, इनका याद हो गया। तो कबीरदास का लिख सकते हैं, सूरदास का, गोस्वामी तुलसीदास का, इनकी रचनाएं भी बताना है। जैसे विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। सूरदास की सूर सागर, सूरावली, कबीरदास की साखी सबद रामायणी, ये रचनाएं हैं। इसके बाद बलिदान कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, या फिर आकाशदीप की कहानी के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण करना है। स्वपठित नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिख देना, यही याद कर लेना, स्वपठित नाटक की कथा वस्तु, या फिर स्वपठित नाटक के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं। अब संस्कृत वाला सेक्शन में भी 2 पैराग्राफ दिए हैं, ठीक है। एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ सहित का मतलब संदर्भ लिखना है कि कौन सा पाठ है और इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। कौन सा पाठ है, लेखक तो होते नहीं है, तो आपको पाठ का नाम और इसका हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक पैराग्राफ का। पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, एक तो आपका इतना पैराग्राफ है और दूसरा आपका इतना पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। ये राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है। ये भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग विशेष, ये प्रयाग वाला चैप्टर है, प्रयागराज या प्रयाग जो चैप्टर का नाम है। और ये राष्ट्रभाषा हिंदी, इस तरह का एक जो आपका चैप्टर है। इसके बाद यही काम आपको 2 श्लोक दिए होंगे, उनके साथ भी आपको करना है कि आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है कि कौन से चैप्टर से ये दोनों श्लोक लिए गए हैं और इनका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, ये आपको करना है। समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो मुहावरे पूछ लिए गए हैं 2 नंबर में। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक, कोई एक मुहावरा या लोकोक्ति उठा लो आप, उसका एक थैली के चट्टे बट्टे यानी कि मिले जुले हुए गुंडे या मिले जुले हुए
बेईमान लोग। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। दूध का दूध और पानी का पानी, सभी स्थिति क्लियर हो जाना, सारा केस समझ में आ जाना। घर फूंक तमाशा देख, ठीक है, तो यानी पैसा खर्च करो और तमाशा देखो, ये वो वाला है। वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा कर देना। एक थैली के चट्टे बट्टे, यथा राजा तथा प्रजा, दूध का दूध पानी का पानी और घर फूंक तमाशा देखना। अब दूध का दूध पानी का पानी, इसका आप वाक्य प्रयोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ कि कैसे ये आप इसका वाक्य प्रयोग करोगे। इसके बाद ग्रामर में संधि में एक बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर विभक्ति एवं वचन में एक बहुविकल्पी प्रश्न है, नामना पद में विभक्ति वचन का बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर, इसके बाद क्या है कि किन्हीं दो शब्द युग्मों में अंतर आपको लिखना है। निम्न में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बाकी मॉडल पेपर्स भी यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। वैसे का वैसा ही, जो कल्पना से परे हो, बढ़ा चढ़ाकर कहना, कम भोजन करने वाला। तो एक आपको उचित शब्द एक एक देना है इनका, दो वाक्यांशों के लिए, 4 दिए 2 के लिए। निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है, क्या आप आ सकोगे, तो यहाँ पर लिखोगे क्या आप आओगे। मुझे केवल 20 रुपये मात्र चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुझे केवल 20 रुपये चाहिए। मात्र और केवल एक ही बात है, तो एक चीज़ हटाना पड़ेगी, तो मात्र हटा देना। इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए, ठीक है, शुद्ध हो गया। बेटी तो पराया धन होता है, तो यहाँ पर आप लिखना है क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो बेटी तो पराया धन होती है, ये शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद किसी एक रस का लक्षण और उदाहरण, संयोग श्रृंगार, हास्य श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या फिर हास्य रस या फिर वीर रस, जानते हैं, याद होगा। इसके बाद निम्न में से किसी एक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, श्लेष, रूपक या उपमा। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। छंद का लक्षण और उदाहरण, चौपाई 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती। दोहा, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होता है, 11-11 होती हैं पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में 13-13। इस तरह का डिवाइडेशन होता है। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ हो तो उसको देख लेना। आप बताना कि कमेंट बॉक्स में कि कितने कितनी मात्राएं दोहा और सोरठा में कैसे कैसे होती हैं चारों चरणों में। 13वां प्रश्न है, किसी कॉलेज के प्रबंधक के नाम एक नियुक्ति पत्र लिखिए जिसमें प्रवक्ता हिंदी पद के लिए आवेदन किया हो। नहीं, हिंदी पढ़ाना है आपको किसी कॉलेज में, तो उसके मैनेजर को, प्रबंधक को आपको एक पत्र लिखना है कि आपने आवेदन किया है कि आप इसमें कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो। किसमें, प्रवक्ता हिंदी विषय पढ़ाने के लिए इंटर कॉलेज में जो 11th-12th में पढ़ाते हैं, जो जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं हिंदी वाले सर या मैम, उस पद के लिए आपको एक नियुक्ति पत्र लिखना है या आवेदन पत्र लिखना है। नहीं आता तो किसी बैंक प्रबंधक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन मांगा गया हो, धन मांगा गया हो। तो ट्रैक्टर लेना है, लोन कराना है, तो बैंक के मैनेजर को एक आप एप्लीकेशन हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे। फिर एक निबंध आपको देखने को मिलेगा 9 नंबर में, पत्र ये 6 नंबर का था, 9 नंबर में निबंध। 9 नंबर में निबंध है स्वास्थ्य शिक्षा या फिर पर्यावरण प्रदूषण या फिर जनसंख्या विस्फोट, भारत की आर्थिक व्यवस्था या फिर हरित क्रांति। किसी एक पर 6 से 8 पेज का निबंध आप लिखेंगे ढंग से। सो ये था पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के सभी मॉडल पेपर्स आएंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन भी बाकायदा यहाँ पर कॉपी पेन पे आएगा। तो कमेंट करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस पर 1000 लाइक होते हैं इस वीडियो पे तो इसका पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्द से जल्द आ जाएगा पूरा कॉपी पेन पे। तो जल्दी लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, ठीक है, वहीं पे होता है जहाँ पे वीडियो होता है, वहीं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर सारे पेपर आपको मिलेंगे हर विषय से, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक्स के वीडियोस के लिंक वहाँ पर आते रहते हैं। पीडीएफ, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ, बोर्ड की तैयारी, प्री बोर्ड की तैयारी, हाफ ईयरली, ईयरली सबकी तैयारी होती रहेगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का बिल्कुल नया मॉडल पेपर, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, A25,000 कोड का ये पेपर। अगर आपका कोड बिल्कुल सेम मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर आ सकता है। अगर कोड नहीं भी मिलता है तब भी आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखना। ये पेपर भेजा है दिलप्रीत सिंह ने, तो उनका बहुत धन्यवाद। पीलीभीत के ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इस पेपर को हम देखेंगे। तो दिलप्रीत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फिजिक्स कक्षा 11 का ये पेपर है। लिखा है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है और इसके बाद सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बाकी सभी मॉडल पेपर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एग्जाम्स विद एमएस आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी कराता है। सारे मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लगातार यहाँ पर देता रहता हूँ। सबसे पहले खंड आ में देखेंगे कि खंड आ में पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, यह आपको बताना है। तो ये कौन सा बल हो सकता है जो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा आकर्षण होता है। प्रबल नाभिकीय बल भी हमेशा आकर्षण ही होगा। दुर्बल नाभिकीय बल भी आकर्षण होगा। लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव आवेश में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो गया। पॉजिटिव और माइनस क्यू में, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू, पॉजिटिव आवेश धन आवेश ऋण आवेश में आकर्षण हो जाएगा। इसी तरह से चुंबक में भी नॉर्थ में प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कौन से में पाया जाएगा, वैद्युत चुंबकीय बल, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 1 माइक्रोन होता है तो 10⁻⁻6 मीटर के, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दाब का विमीय सूत्र क्या है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल की विमा क्या होती है और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, उसमें भाग दे देंगे तो हमें दाब का विमीय सूत्र मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ कि दाब का विमीय सूत्र इनमें से कौन सा है, ml_t-2 या ml-1t-2 या ml2t-2 या ml2t-3। इसके बाद एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है, तो एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बी वाला ऑप्शन सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ए प्रोडक्ट बी बराबर ए बी तब ए और बी के बीच का कोण कितना होता है। सदिश का बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल साधारण प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री या π/4 डिग्री या π/2 डिग्री या फिर π डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद लिखा है ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ग्रहों की गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग का संरक्षण बताया था केपलर ने अपने ग्रह संबंधी गति के नियमों में। अब एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो कि खंड बा में पूछे गए हैं। एक एक नंबर के प्रश्न इनको देख लेते हैं। वेग प्रवणता का विमीय सूत्र लिखिए। एक मापक यंत्र का अल्पतमान 0.005 सेंटीमीटर है, इसकी यथार्थता की सीमा बताइए। एक विमीय गति का उदाहरण बताइए। एक विमीय गति का उदाहरण बताना है। इसके बाद दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। किसी प्रक्षेप के क्षैतिज परास के लिए व्यंजक निकालिए। क्षैतिज परास जब प्रक्षेप फेंकते हैं तो ये रेंज जो सूत्र निकलते हैं, 3 सूत्र होते हैं। एक उड्डयन काल का होता है, एक परास यानी कि रेंज का होता है और एक
उच्चतम ऊंचाई कैपिटल H का होता है। इसके बाद जड़त्व के नियम के से क्या तात्पर्य है, तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है कि कोई भी वस्तु विराम में ही रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न थे, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। खंड सा में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अंश यानी 1 डिग्री कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में बदलना है। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT से PV बराबर nRT या PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए RT हो जाएगा। R के विमीय सूत्र के लिए R का विमीय सूत्र निकालना है। इसके बाद एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा है, बल की दिशा 60 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। नेक्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। इसके बाद खंड दा देखते हैं कि गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान कैपिटल M के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। अगला है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की दो वस्तुएं x अक्ष के अनुदिश क्रमशः 3 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद संरक्षी और असंरक्षी बल पूछ लिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्लास 11th की फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य है। स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य है, यहां पर यह पूछा गया है। अगला है कि यदि दो वेक्टर A और B इस प्रकार है कि इनका जोड़ बराबर इनका माइनस, तो इनके जोड़ का परिमाण और इनके घटाने का परिमाण बराबर है, तो A और B वेक्टर के बीच का कोण निकालिए। यहां पर आपको कोण निकाल के बताना है। दो सदिश राशियों को जोड़ने की त्रिभुज विधि का वर्णन कीजिए। यह सदिश वेक्टर वाले चैप्टर में। इसके बाद एक वस्तु एक समान गति से त्वरित गति कर रही है, ग्राफीय विधि द्वारा नए गति के, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन कीजिए, जो गति विषयक का दूसरा नियम है। इसके बाद कक्षीय चाल उपग्रह की कक्षीय चाल v बराबर √2gm/r, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m व r पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या है। व्यंजक की सत्यता की जांच विमीय विधि से कीजिए। डेरिवेशन करना है और नहीं, सूत्र दिया है, इसके व्यंजक की सत्यता जांच करनी है विमीय विधि से। विमा सबकी निकालना, अगर बराबर आए तो समझ जाना कि ये सूत्र सही है, यही सिद्ध करना है। किसी माप की यथार्थता तथा परिशुद्धता से क्या तात्पर्य है। किसी माप की परिशुद्धता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है कोणीय वेग को स्पष्ट कीजिए। कोणीय वेग रेखीय वेग से किस प्रकार संबंधित है, इनका संबंध क्या होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। A25,000 इसका कोड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। खंड या में देखते हैं कि सिद्ध करना है कि किसी ग्रह पर लगने वाला बल सूर्य से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वही F बराबर G(m1m2/r स्क्वायर), जो गुरुत्वाकर्षण का बेसिक सूत्र है, वो सिद्ध करा रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इसके बाद अगला है कि दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। नियत कोण से कोणीय त्वरण से गति करते हुए किसी पिंड के लिए घूर्णी गति के समीकरणों को स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र निकालिए। गुरुत्वीय विभव वाला नहीं आता है, ये वाला प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कर सकते हैं। अथवा में एक और है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। एक समान छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक निकालिए। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। नहीं आता स्थितिज ऊर्जा वाला प्रश्न नहीं आता, ये 5 नंबर में पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन और सिंपल सूत्र से आप सूत्र और थ्योरी से काम चल जाएगा इस पेपर में। अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिवर्ती चाल की वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण का परिमाण क्या होगा। इसके बाद घर्षण कोण पूछा गया। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं। घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
अथवा प्रक्षेप गति से क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि निर्वात में प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। क्या प्रक्षेप पथ ऋजुरेखीय हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि अब तो ये फर्स्ट ईयर यानी 11th और 12th का सिलेबस अलग अलग होता है और एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर और 12th यानी कि 11th और 12th दोनों किताबों का सिलेबस का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में होता था। ये सभी प्रश्न, ये सारे डेरिवेशन हमको करने पड़ते थे, ये सारे डेरिवेशन हम लोग करके जाते थे, तब हमें वो पेपर में सभी क्वेश्चन क्लास 11th के भी 12th के भी। अब तो ये है कि 11th का 11th में और 12th का 12th में पूछा जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारे डेरिवेशन, ये सारे पहले बोर्ड में भी पूछे जा सकते थे, बोर्ड में भी पूछे जाते थे। तो ये अच्छी बात है। सिंपल जो पहली बुक होती है हमारी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की एनसीईआरटी वाली, जो दोनों फर्स्ट ईयर की बुक हैं, या किसी एनसीईआरटी बेस्ड बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो बुक है आपकी, वहीं से ये सिंपल जो शुरुआती चैप्टर हैं, चाहे वो वेक्टर वाला चैप्टर हो, चाहे वो घर्षण वाला चैप्टर हो, गुरुत्वाकर्षण हो गया, इसके अलावा जो प्रक्षेप गति है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मापक यंत्र, जो सबसे पहला वो होता है कि 1 माइक्रोन में कितने परिशुद्धता क्या है, सार्थक मान क्या है, इसके अलावा यथार्थता क्या है, त्रुटि क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो सिंपल पेपर है, विमीय सूत्र क्या होते हैं, सिंपल पेपर है, अच्छे से सॉल्व करके जाओ। वैसे इसका सॉल्यूशन भी आएगा कॉपी पेन पर, ये मैंने पहले आपको दिखा दिया कि इस तरह का पेपर आ रहे हैं, तो आप इसको हल करने का पूरा प्रयास करना। अगर 1000 लाइक और 100 कमेंट से ज़्यादा इस पर होते हैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन बनाया जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिलप्रीत सिंह ने ये पेपर भेजा था कि भैया आप इसके बारे में बताओ, ताकि 12th के स्टूडेंट्स को भी मदद मिले, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी मदद मिले। तो दिलप्रीत का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, कोड मिले या ना मिले, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, इसी के आधार पर पेपर आते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते पेपर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, केमिस्ट्री क्लास 11th का। अवनीश कुमार बुलंदशहर से अवनीश कुमार ने ये मॉडल पेपर भेजा है। इसका कोड देख लेते हैं। जो कोड है इसका ये साइड में दिया हुआ है, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पर समय है, 70 नंबर का पेपर होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और एमपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न यूपी बोर्ड में कुछ इस तरह से चल रहा है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न नए पैटर्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो केमिस्ट्री क्लास 11th का ये पेपर सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना अपने शहर या फिर अपने गांव का नाम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जहां पर आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण आपको देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि बहुविकल्पी प्रश्न है 20, एक नंबर के 20 MCQs हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है, ठीक है। अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। उत्तर पुस्तिका मिले तो उत्तर पुस्तिका में, OMR शायद 11th क्लास में नहीं है, 10th में तो OMR चलती है यूपी बोर्ड में। अभी अगर 11th में आएगी तो 11th में भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना होगा। तो आसुत जल की मोलरता 55.56 मोलर होती है, तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर लिखा है 7.1 ग्राम क्लोरीन में, लेकिन ये 7.1 नहीं होगा, मिस प्रिंट है, 17 ग्राम क्लोरीन में ये हो जाएगा। 17 ग्राम क्लोरीन में, थोड़ा जूम कर दें, देखो ध्यान से देखो, 17 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के मोलों की संख्या क्या होगी। तो 17 ग्राम क्लोरीन में देखिए 17 तो हो गया इसका अणुभार, और इसका ग्राम में बार, और इसका अणुभार क्या हो जाएगा 34। तो जब 17 में 34 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। अब यहाँ पे साइड में आप देख लो 0.5 चौथा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से
सर्वाधिक अणुओं की संख्या किन में होगी? निम्न में अधिकतम अणुओं की संख्या किस में होगी? 44 ग्राम CO2 में, 48 ग्राम ओजोन में, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस में या फिर 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। तो करना कुछ नहीं है, आपको सभी के मोल निकाल लेना। ठीक है, सभी के मोल निकाल लेना। मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, ग्राम में भार बटे उसका अणुभार हम करते हैं तो उसके मोल निकल आते हैं। ठीक है, जिसके सबसे अधिक मोल निकले उसके सबसे अधिक अणु होंगे। ठीक है, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर आपने मोल कॉन्सेप्ट में समझा होगा। तो यहां पर जिसके सर्वाधिक मोल आएंगे उसी में अधिकतम अणुओं की संख्या होगी। इसके बाद H निगेटिव यानी कि हाइड्रोजन निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है तो 1s2 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1s2। अगला प्रश्न है कि जल में H और O का भारात्मक अनुपात कितना है? H2O में भारात्मक अनुपात क्या होगा? तो भारात्मक अनुपात कितना होता है? 1:8, 1:8 होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद आपको बताना है Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन में, और फेरस का जो आयरन है उसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 26। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब चलो यहां पर कर लेते हैं हम Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2,8 और बाहर 2 रख देंगे। कितने होगा यहाँ पर? 12, और यहाँ पर कितने रख देंगे हम? 12 और कितने 26 होते हैं? 12 और 26 कितने होंगे? 12 दूनी 24 और 12 और 14 यानी 12 और 14 हो जाएंगे 26। ठीक है, तो अब इसका 2,8, 14,2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक कंप्लीट, 3s2, 3p6 और 3d कितने आएंगे? यहाँ पे आ गए 8 और 6, 3d6, 4s2। लास्ट में क्या है? 3d6 और 4s2। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी के 5 कॉलम बना लेंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव में पाए जाएंगे। और जो 4s2 लास्ट वाला है उसके इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फेरस आयन में। इसके बाद अगला प्रश्न है किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो अब इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में या निकल 2 पॉजिटिव में, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में या टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से किसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी? देखिए सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 थे 1 त्याग दिया। इसमें 8 थे 2 ग्रहण कर लिए, 9 थे 1 ग्रहण कर लिया, 12 थे 2 त्याग दिए। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होगी? जिसका नाभिकीय आवेश सबसे कम हो। और नाभिकीय आवेश सबसे कम किसका होगा? जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम हो। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, इसका 11, इसका 12। तो यहां पर किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी? तो ऑक्साइड आयन की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। यहां पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहीं पर अगर कहते हैं कि सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती, तो छोटी त्रिज्या उसकी होती जिसका परमाणु क्रमांक यानी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर उत्तर सही है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगला सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व कौन सा? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व कौन सा है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? यानी कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खर्च होगी? किसमें खर्च होगी सबसे अधिक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में या क्लोरीन? जरा टीचर से अपने पूछेगा और फिर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है। आयनन विभव क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में प्रवेश कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइएगा, ठीक है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, या फ्लोरीन की, या क्लोरीन की, आप पर छोड़ रहा हूं। इसके बाद SO2 और SO3 में सल्फर परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SO2 और SO3 में सल्फर का सल्फर पर संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 टाइप का पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? sp और sp2 टाइप का, ठीक है, sp और sp2 टाइप का, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो sp और sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। लेट मी चेक। जी, तो इन दोनों में ही मैंने चेक किया, इसको मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, तो इन दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। देखिए SO2 की संरचना कुछ कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पर दो जोड़े अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लोन पेयर यहाँ पर होगा। और SO3 की संरचना कैसी है? SO3 की संरचना थोड़ी ट्रायंगुलर टाइप की है, तीनों ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होते हैं और हर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन दोनों में ही कौन सा है संकरण? sp2 और sp2 टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, 10 का है बी वाला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? sp2 एंड sp2। इसके बाद किसका बंध कोण सबसे कम होगा? किसका बंध? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर इसकी स्पीशीज पॉजिटिव वाली, या नाइट्राइटाइन? कौन सा है? नाइट्राइटाइन या फिर नाइट्रेट आयन। किसके बंधन कोण सबसे कम होगा? किसका बंधन कोण सबसे कम होगा, ये आपको बताना है कि इनमें बंधन कोण सबसे कम किसका होगा। अब देखिए नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर तो है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। अब यहां पर आपको बताना है, जरा कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन है, जरा पूछ के आप बता सकते हैं। मैं यहां पर आपको पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूं कि इनमें से सबसे कम बंधन कोण किसका होगा। इसके बाद बेंजीन में पाई, सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात क्या है? तो भाई बेंजीन बना लेते हैं C6H6 या फिर इस तरह से कर लें। देखिए C यहाँ पर 6 तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो गए और 6 हाइड्रोजन के पास बॉन्ड हो गए, तो यानी कि 12 कितने सिग्मा है? 6 ये और 6 ये, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा है और 3 पाई हैं। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, 12 सिग्मा है, बेंजीन में कितने सिग्मा है? 12 सिग्मा है, 3 पाई है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितना अनुपात है? 1:4। पाई और सिग्मा का ये अनुपात है, और सिग्मा बाई पाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 4:1 यानी 4/1, तो यही 4। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध क्या है? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच। तो ये होता है सूत्र ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के हिसाब से कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी। इसके बाद नेक्स्ट है, कपूर को वाष्पीकृत करने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जब ठोस से गैस की तरफ जाता है तो वहां पर उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि अव्यवस्था की माप बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, ब्रोमीन गैस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया कि डेल्टा एच का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। बताना है आपको। प्रबलतम अपचायक कौन सा है? प्रबलतम अपचायक कौन सा है? अपचायक जो इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड करा सके, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके, इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से प्रोवाइड करा सके, तो वो कौन होगा? सीजियम होगा। कौन सा होगा? सीजियम होगा। और दुर्बलतम अपचायक कौन सा होगा? लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेगा। तो सीजियम यहाँ पर प्रबलतम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना। अब क्या होगा? सल्फर की निकालनी है तो 2 हाइड्रोजन की मान लेते हैं, 2x, 2 यानी सल्फर की x मानी है तो 2x माइनस यहाँ पे कितने हो जाएगा? 16 बराबर 0। 16 को उधर ले जाएंगे तो +16 माइनस 2 बराबर 2x, तो यहाँ पे 14, तो +7, ये वाला ऑप्शन सही है। कितनी है? +7। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, एसिटिलीन अणु में कितने पाई और कितने सिग्मा है? तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं C2H2, तो 1 पाई 4 सिग्मा, ठीक है, 4 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 पाई और 2 सिग्मा होते हैं, बाकी 2 सिग्मा बीच में हो जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, पता नहीं, ये रहा,
यहाँ पर 1 पाई 2 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा, तो 4 सिग्मा 1 पाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो जाएगा क्योंकि ये वहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो ये नाभिक स्नेही मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन स्नेही अभिकर्मक है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे यहाँ BF3 हो गया, SO3 हो गया, R3N हो गया, यहाँ पर ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, लेकिन ये न्यूट्रल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक इसके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा NO2 पॉजिटिव। इसके बाद IUPAC पद्धति में CH3 का होल 4 और C का पूरा नाम क्या है? देखिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CCH3, इसके बाद CH3, इसके बाद CH3 और इसके बाद CH3। कोई भी चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रोपेन हो गया, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन है? 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। देखिए 2-3 बिल्कुल एट रैंडम जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए वो आपने देख लिए। 1-2 क्वेश्चन इसमें इधर उधर थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन, वो आप देख लेंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद ये है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 20% भारानुसार K2CO3 विलयन में मोललता की गणना कीजिए। आफबाउ का नियम, पूरा वीडियो बनाया है मैंने आफबाउ का नियम। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 2 उपयोगिताएं बताइए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 2 उपयोगिताएं बतानी है। अगले पेज पे चलते हैं। HF द्रव है जबकि HCl गैस है। HF द्रव है जबकि HCl गैस है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसके अणु बंधे होते हैं, इसीलिए सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं। HCl के द्रव अवस्था में नहीं रहते। HCl गैस में भी परिवर्तित हो जाती है, एसिड के फॉर्म में भी रहती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली होती है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 में दहन ऊष्मा को उदाहरण से समझाना है। और इसके बाद रेखांकित परमाणुओं में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी, H2S2O8 में +7 निकली थी। यहां पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 1 और इसकी हमें मान लेनी है, S की निकालनी है, अंडरलाइन है तो X, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर -1, जितना चार्ज उसको बराबर के रख देते हैं। -6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +6 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? प्लस के 5 बचेंगे। एक और फिर उधर ले जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर +4 सल्फर की ऑक्सीडेशन निकल के आएगी। इसमें जरा आप निकाल के बताओ। ऊपर भी यहाँ पर एक प्रश्न था जहाँ पर H2S2O8 में +7 हमने निकाली थी, तो +7 यहाँ पर भी आएगी, इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। थ्योरी, पहले चैप्टर का प्रश्न। इसके बाद क्रोमियम 3 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताइए। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी 3। इसके बाद एक यौगिक में दिया है कैल्शियम कितना है? 36%, क्लोरीन 64%, तो यौगिक का मूल्यानुपाती सूत्र बताइए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आता ही आता फर्स्ट ईयर में। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक क्यों है, यह आता है। इसके बाद सजातीय श्रेणी क्या है, समझाइए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 दिए। देखिए इस प्रश्न में 4 दिए हैं, करने कोई 3 है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई 3 करने हैं। यहाँ पर दीर्घ या लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए कोई 3 करने हैं। क्या प्रश्न है कि क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, और कौन सी होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। 4 N L M S, पूरा आप यहाँ पर क्वांटम संख्याओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रत्येक का नाम और संकेत दीजिए। ठीक है, नाम और संकेत। संक्रमण तत्व, नाम और संकेत मैंने आपको बताया। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं?
तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, प्रमुख गुणों का वर्णन करो। तो गुण सिंपल है डी ब्लॉक के, आप पढ़ सकते हैं चैप्टर में डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व जो है। इसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, ये किस प्रकार बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इस तरह की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, यानी पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से, शीर्ष ओवरलैपिंग से बनते हैं। और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो पार्श्व ओवरलैपिंग से बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें इतनी ओवरलैपिंग नहीं होती जितनी सिग्मा बॉन्ड के हेड ऑन ओवरलैपिंग में होती है। यही कारण है कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पाई वीक होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो भैया आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, यहाँ पर ऑल लगा है 2 में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये कीटोन है, कौन सा है, कीटोन है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन, मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन, सॉरी कीटोन नहीं है, ईथर है, माफ कीजिए, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O, ये ईथर ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया मेथॉक्सी और 1 मेथिल एथेन, 2 है एथेन। इसके बाद अगला है 1-2 कर लो, 2 इन प्रोपेनोइक अम्ल, 2 इन प्रोपेनोइक अम्ल, या इस तरह से कर सकते हैं प्रोपेन 2 इनोइक अम्ल, प्रोपेन 2 इनोइक अम्ल कर देंगे, इनोइक एसिड कर देंगे। इस तरह से रूल पता होंगे तो समझ में आ रहा होगा, रूल नहीं पता होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एल्डिहाइड लगा हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेनल, एल लगाते हैं, 2 मेथिल प्रोपेनल, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम, 2 मेथिल और क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब रूल नहीं पता होंगे तो नहीं समझ में आएगा, रूल पता होंगे, रूल सीख लेना, रूल पर एक वीडियो ले आऊंगा अच्छा सा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कच्चकों का संकरण बताना है, sp मेथेन में बता सकते हैं, sp2 एथिलीन में, sp3 एसिटिलीन में बता सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न करना है, हर प्रश्न 10 नंबर का। इसके बाद अगर ये संकरण वाला नहीं आता है, ठीक है, संकरण वाला नहीं आता है तो अथवा में विकल्प है कि उपसहसंयोजक बॉन्ड, यानी ये तीर वाला बॉन्ड समझाना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया गया, वो वाला, और अनुनाद रेजोनेंस समझाना है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना, कोई एक करना है, टिप्पणी वाला कर लो या फिर ये वाला संकरण वाला कर लो, तीनों संकरण आपको sp sp2 और sp3 समझाने। इसके बाद हैश का नियम तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, फर्स्ट ईयर में हर एक पेपर, हर कोड के पेपर में मिल जाएगा। नहीं आता है इसका नियम तो संभवन ऊष्मा एंट्रोपी आप समझा सकते हैं, एंट्रोपी और संभवन, एंट्रोपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिर है आगे, आप देख सकते हैं कि 5-5 नंबर के 2 प्रश्न यहां से करने हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से ये समीकरण संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता में क्या अंतर है ये बताना, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। मुक्त मूलक बता सकते हैं कि समान विदलन से जो बॉन्ड बनते हैं मुक्त मूलक, और मुक्त मूलक और आयन में क्या अंतर है। और नहीं आता मुक्त मूलक और आयन में अंतर, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उसमें मुक्त मूलक और आयन के बीच अंतर होगा। नहीं आता तो 0.42 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से 0.924 ग्राम CO2 प्राप्त हुई जेल्डाल या केल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन के निर्धारण में 0.208 ग्राम कार्बनिक यौगिक से प्राप्त अमोनिया का पूर्ण उदासीनीकरण करने के लिए 30 ml N/20 H2SO4 की आवश्यकता हुई। यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। केल्डॉल मेथड आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी कर पाएंगे। तो ये पूरा पेपर था, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, नया पैटर्न है, अच्छा पेपर था, सॉल्व कर लेना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होते हैं, हेस का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, एंट्रोपी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वांटम संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है। आईयूपीएससी के रूल आपको आने ही चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो, जब 12th में जाओगे तो वहां पे काम आएंगे। और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का जितना है वो आपको पढ़ना है। और
एंट्रोपी वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है और ऑक्सीडेशन नंबर और हेस वगैरह का जो नियम है ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं बताता हूँ। हेस का नियम, क्वांटम संख्या, हाइजेनबर्ग का नियम, हुंड का नियम, इसके बाद कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मोल अवधारणा क्या है, एक मोल में कितने अणु, परमाणु या आयन होते हैं। इसके बाद आपको परमाणु मोल निकालने आने चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, संकरण निकालना आना चाहिए, त्रिज्या निकालने आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 12th में भी जाओगे, नीट वगैरह भी दोगे तब भी कर लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अवनीश ने बुलंदशहर से भेजा, इसलिए इसका धन्यवाद। सॉल्यूशन पूरा कॉपी पेन पर भी लाएंगे। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। 1000 लाइक और 100 कॉमेंट अगर आते हैं सॉल्यूशन के लिए तो इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चों। वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर BN, इसका कोड है 70 नंबर, क्लास 11th बायोलॉजी, कक्षा 11 जीव विज्ञान। बनारस या वाराणसी से ये पेपर भेजा है आबिया ने, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। कोड अगर आपका मिल जाता है तो सेम पेपर आता है, नहीं मिलता है तो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो जीव विज्ञान कक्षा 11 का ये पेपर है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सभी प्रश्न अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं? पहला है कि काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कवकों में पाई जाती है। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टैक्सोनॉमी शब्द दिया था कैंडॉल ने, ठीक है। टैक्सोनॉमी शब्द दिया था कैंडॉल ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन सभी बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स किस जगत से संबंधित है? डाइनोफ्लैजिलेट्स किस जगत से संबंधित है? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा जगत से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। अगला है भ्रूण का निर्माण नहीं होता। भ्रूण का निर्माण नहीं होता, तो यहां पर शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ये सभी में भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये वाला सही उत्तर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। 4 नंबर में समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन से? समुद्र में मुख्य उत्पादक कौन से होते हैं? शैवाल होते हैं, जो कि भोजन बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सबसे अधिक उपापचयी विविधता किस जगत में पाई जाती है? यानी सबसे डाइवर्स मेटाबॉलिज्म किस जगत में होता है? नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? पादप जगत का यानी कि पौधों के जगत का उभयचर किसे कहते हैं? एम्फीबिया किसे कहते हैं? अगला है समुद्र की सर्वाधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? समुद्र की सर्वाधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल, एक एक वर्ड इनका आंसर है, गूगल करोगे इनका आंसर आपको मिल जाएगा। जरा कमेंट करके बताओ कि समुद्र की सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल का नाम क्या होता है। अब 2-2 नंबर के 5 प्रश्न है। कवकों के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये हाइफी से मिलकर बनते हैं, इनका कवक जाल होता है, ये परपोषी होते हैं, दूसरे पदार्थों पर उगते हैं जैसे भोजन, लकड़ी, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। ये इनके सामान्य लक्षणों के। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक के आपसी सह संबंध से बने पौधे होते हैं, जिन्हें लाइकेन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शैवालों के सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। तो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
नेक्स्ट है मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में अंतर लिखिए। मोनेरा कौन सा जगत है? बैक्टीरिया वाला। प्रोटिस्टा कौन सा? अमीबा पैरामीशियम ट्रिपैनोसोमा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर। प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटिस्टा होता है। तो ये प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत में अंतर करना है। दोनों होते एक कोशिकीय हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है। एक चार अंतर आपकी सूची इस तरह से बना देना, इधर लिखना मोनेरा, इधर लिखना प्रोटिस्टा, 4 अंतर लिख देना, आपको 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। न्यूक्लियोइड पर टिप्पणी लिखिए। बैक्टीरिया में जो जीवाणु होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, उनमें डीएनए इस तरह से उलझा हुआ डीएनए उनमें पाया जाता है। बैक्टीरिया में उस डीएनए को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। एग्जाम से मैं इसको सब्सक्राइब कर लो, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर ज्वाइन करना। अब 3 नंबर के 4 प्रश्न हैं। वर्गीकरण क्या है, संक्षेप में समझाइए। कवकों में लैंगिक जनन पर प्रकाश डालिए। नील हरित शैवाल पर टिप्पणी लिखिए। द्विपद नामकरण यानी कि द्विनाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। कैरोलस लीनियस वाली द्विनाम पद्धति जो होती है उस पर टिप्पणी लिखने को यहां पर कह रहे हैं। नील हरित शैवाल क्या होते हैं? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो एक कोशिकीय होते हैं, समुद्रों में तालाबों में जो शैवाल पाए जाते हैं इन्हें नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर टीएमवी टबक्को मोज़ेक वायरस का सचित्र वर्णन करना है। टबक्को मोज़ेक वायरस का सचित्र चित्रण करना है। शैवालों का वर्गीकरण करना है। 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था विटेकर ने, उसके बारे में जानकारी देनी है, जो पहले ही चैप्टर में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसके बाद क्या होता है? प्लांटी और एनिमल। ये 5 किंगडम होते हैं जिन्हें विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण द्वारा बांटा था। इन्हें ही 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। कौन कौन सा है? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा हो गया। इसके बाद फंजाई मान लेते हैं। एक हो गया एल्गी, आपका एल्गी जगत हो गया। और एक होता है हमारे पास प्लांट किंगडम, और एक होता है हमारे पास एनिमल किंगडम। ये 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत वर्गीकरण होता है। शैवालों का वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, सजीवों के लक्षणों की सूची बनाइए। अब सजीव क्या होते हैं? उनमें जान होती है, उनमें श्वसन होता है, उनमें उत्सर्जन होता है, उनमें पाचन होता है, वो गमन कर सकते हैं, गमन नहीं भी कर सकते हैं जैसे पौधे। तो इस तरह के लक्षणों की सूची आप बना लेंगे। जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण लिखिए। एक कोशिकीय होते हैं, विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। वर्गीकी संवर्ग को समझाइए। वर्गीकी संवर्ग जैसे कि सबसे पहले आता है संघ हो गया, सबसे पहले आता है जगत, फिर आ गया उपजगत, फिर आ गया संघ, उपसंघ, गण, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ये पूछ रहे हैं कि इनके वर्गीकी के संवर्ग क्या होते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि एक ही सदस्य का अगर हम अध्ययन कर लेंगे तो बाकी सदस्यों का हमें आइडिया हो जाता है किसी भी जीव अथवा पौधे का। जगत मोनेरा में पोषण और श्वसन को समझाइए। नहीं आता यह प्रश्न तो टेरिडोफाइटा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। टेरिडोफाइटा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इसके बाद जीवाणुओं का आर्थिक महत्व बताइए। जैसे दही बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, ठीक है, वाइन्स बनती हैं, एसिटिक एसिड यानी सिरका बनता है माइकोडर्मा एसिटाई नामक बैक्टीरिया से। ब्रेड यीस्ट जो बनती हैं वो बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन कवक है, लेकिन और भी जो जीवाणु हैं उनके आर्थिक महत्व यानी उनसे क्या क्या अच्छे पदार्थ बनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। नहीं कर सकते तो एक जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन बनाइए। इस तरह से जीवाणु कोशिका बनती है, उसमें फ्लैजेला आप बनाएंगे एक तरफ आप इस तरह से बीच में न्यूक्लियोइड बनाएंगे। यहाँ पर आपको उसको सेल वॉल बनाएंगे जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बीच में आप साइटोप्लाज्म बनाएंगे। सिंपल सचित्र बैक्टीरिया सेल का बनता है। इसके बाद शैवालों का आर्थिक महत्व बताइए। शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है? इसके बाद नहीं आता तो कवकों का आर्थिक महत्व, मतलब आर्थिक महत्व पर बहुत ही फोकस किया गया है इस पेपर में। शैवालों का आर्थिक महत्व, देखो मेन चीज ये है, मेन बात ये है कि शैवाल क्या है, कवक क्या है, इनके लक्षण क्या है। मेन लक्षण आपको तैयार करना है। सजीव जगत प्रोटिस्टा मोनेरा, इनके लक्षण तैयार करना है, इनका वर्गीकरण देखना है और इनका आर्थिक महत्व देखना है।
ये होते क्या है, परिभाषा ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। सो बिल्कुल बेसिक सा ये पेपर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप कोई भी पीडीएफ आप हल करोगे तो उससे आपको निश्चित रूप से तैयारी में मदद मिलेगी और आप अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। जब 12th में जाओगे तो वहां पर भी आपको हेल्प मिलने वाली है। 12th के 10th के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल सभी कुछ यहाँ पर मिलते रहते हैं। पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहता है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर एक बार दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर वर्गीकरण, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, सभी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोनेरा, बैक्टीरिया पर प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूक्लियोइड पर टिप्पणी देखो पूछी गई है। तो ये सारे प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न हैं। पहले जो 2, 3, 4 चैप्टर हैं वहीं से क्लास 11th के ये सारे प्रश्न, मोस्टली छोटे वाले प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 11, केमिस्ट्री क्लास 11 कक्षा 11 रसायन विज्ञान का बिल्कुल लेटेस्ट एक और मॉडल पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये मॉडल पेपर हमें भेजा है कोमल पाल ने, ज़िला प्रयागराज से। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में लगभग सेम ही सिलेबस होता है। तो आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 70 नंबर का पेपर है। 2023-24 हाफ ईयरली एग्ज़ाम। 2024 में हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने वाले हो, 23 में दे रहे हो, तो ये पेपर ज़रूर देख लेना लास्ट तक। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोमल पाल का शुक्रिया कि उन्होंने ये पेपर भेजा, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। मॉडल पेपर के तौर पर बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नॉलेज हो सके, इसी के आधार पर, इसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, उनके सामने लिखे हुए हैं। गणना वाले प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखना है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन है वहाँ पर कैलकुलेशन करना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दो, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद सबसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, या गै-लुसैक ने, या लेवेशियर ने, या J.L. प्राउस्ट ने? ये पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, गै-लुसैक ने, लेवेशियर ने, या J.L. प्राउस्ट ने? कमेंट करके तुरंत आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? दूध का खट्टा होना यानी दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। रबर का खिंचना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, पिघला हुआ मोम फिर से मोम बन सकता है। स्टार्च का पेस्ट बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन होगा। Zn यानी कि जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लास्ट में 3d10 और 4s2 बनेगा, यानी कि सभी उपकोष के जो ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसके बाद एक तत्व का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप का है? 3s2 3p6 टाइप का है। 3s2 3p6 टाइप का है। 3s2 3p6 टाइप का है। तो ये क्या है? ये अक्रिय गैसों का विन्यास होता है ns2np6 टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा? ये अक्रिय गैस हो जाएगी, अक्रिय गैस तत्व। इसका चौथा वाला विकल्प सही है, 4th ऑप्शन सही है।
NH4Cl में कौन कौन से बंध हैं? NH4Cl में कौन कौन से बंध हैं? NH4Cl में कौन कौन से आबंध हैं? तो NH4Cl में देखो सहसंयोजी बंध भी मिल जाएगा हमको। सहसंयोजी बंध 3H परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु जो प्रोटॉन को एक उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, और Cl आयन इससे वैद्युत सहयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी इसमें इस अणु में तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे, सहसंयोजी भी, आयनिक भी और उप सहसंयोजी भी। इसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा T बराबर 0 होता है, या डेल्टा Q या डेल्टा P या डेल्टा V। यानी आयतन स्थिर रहता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या फिर ऊष्मा परिवर्तन स्थिर रहता है, या फिर ताप स्थिर रहता है। तो एक रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो ऊष्मा परिवर्तन होता है सिस्टम का, वो शून्य रहता है। यानी कि सिस्टम पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण नहीं करता। तो यहाँ पर डेल्टा Q बराबर 0, ये वाला ऑप्शन सही है। अब 2 नंबर के प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख देंगे आप। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है बता देंगे आप। आसान है सारे इनके क्वेश्चन के जवाब देने हैं, आधे आधे पेज में अच्छे से समझा के देना। सहसंयोजी बंध का उदाहरण दीजिए, तो मेथेन में दे सकते हैं, एथिलीन में दे सकते हैं, कहीं पर भी सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बंध बनते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड बनता है 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, डबल बॉन्ड बनता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। आपको ये पता होगा, ठीक है। प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कक्षा 11 में पढ़ते हो, चाहे हाफ ईयरली दे रहे हो चाहे ईयरली दे रहे हो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? उदाहरण सहित लिखो, पहले चैप्टर में मिलेगा। वैद्युत ऋणात्मकता से क्या समझते हैं? इसका वर्ग तथा आवर्त में क्रमिक परिवर्तन बताओ। तो किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है, ठीक है, सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है 4, और सबसे कम हाइड्रोजन की होती है। बाकी तत्वों के इनके बीच होती है। अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि केंद्रीय चार्ज, केंद्रीय आवेश बढ़ता है, सेंट्रल चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो वैद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ता जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो होल्डिंग पावर होती है न्यूक्लियस की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती जाती है। परमाणु क्रमांक 24 तथा 29 के SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। यानी कि अपवाद वाला पूछ रहा है, क्रोमियम 24 का और कॉपर 29 का, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको वैसे भी याद होना चाहिए। इसका क्या बनता है? 3D5 बनता है, 4S1 बनता है, और इसका 4D5 बनता है। इसका जो बनता है कॉपर का जो बनता है वो 3D10 और 4S1 बन जाता है, 3D10 और 4S1 बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज़रूर याद करके जाना, क्रोमियम 24 और क्रोमियम 24 और 29 किसका? कॉपर का, ठीक है। आसान है, कोई कठिन नहीं है। एक अपवाद होता है अतिरिक्त स्थायित्व वाला, उसको आपको देखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या है? थोड़ा धुंधला है, लेकिन देख लेना इनकी विशेषताएं। दोष लिखो, एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन है। यदि वाष्प घनत्व 15 है तो यौगिक का अणु सूत्र निकालना है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसमें 21वें इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालो। इसके बाद CO2 की दहन ऊष्मा दी है, कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करो। कक्षक क्या है, मतलब ऑर्बिटल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। ऑर्बिटल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणु के अंदर ये संरचनाएं होती हैं। SPDF 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद लुईस बिंदु स्ट्रक्चर आना चाहिए। H2SO4, HNO3, NH4Cl और C2H5OH में बता देना। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसका वर्ग और आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने वैद्युत ऋणात्मकता का बताया है, उसी प्रकार का इसका आपको पढ़ लेना है। क्वांटम संख्याओं वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर क्लास 11th में पढ़ते हो।
चार प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। N, M, L और S, ये चार क्वांटम संख्या। उदासीनीकरण ऊष्मा तैयार करना है, बोर का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां लिखना है, कण की द्वितीय प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण जरूर याद करना है। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा बराबर H/mv, डी ब्रोगली समीकरण, इसका डेरिवेशन तैयार कर लेना। इसके बाद स्थिर ऊष्मा का हेस समीकरण, यहाँ पर रस लिखा है लेकिन ये हेस समीकरण है। हेस समीकरण को उदाहरण सहित समझाना है। स्थिर ऊष्मा संकलन योग का नियम है हेस का नियम। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखो। निकाय क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखो। जैसे खुला निकाय, बंद निकाय, ठीक है, रुद्धोष्म निकाय, ये सारे। निकाय मतलब सिस्टम, उदाहरण से लिखो। कैनाल किरणें क्या है, इनके लक्षण लिखिए। अगर नहीं आता है आपको, निकाय वाला नहीं करना है। संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं क्वांटा पे, विकर्ण संबंध पे और अनुनाद पे। इसके बाद संकरण जरूर तैयार करना। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में संकरण जरूर आता है। संयोजकता बंध सिद्धांत, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध हो गया, हेस का नियम हो गया, एंट्रोपी हो गई, इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम, हेस का नियम, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उदासीनीकरण, क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। इसके बाद कक्षक क्या है, ऑर्बिटल क्या है, यही मेन टॉपिक होते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी सब बेसिक प्रश्न हैं, इनको ज़रूर आप तैयार करके जाएंगे। बाकी मॉडल पेपर भी पढ़े हैं ऑलरेडी, ढेर सारे मॉडल पेपर चैनल पर हैं, वहाँ पर जाओ, उनको अच्छे से मैंने समझाया है। ये मैंने जल्दी से आपको दिखा दिया कि इस तरह का पेपर आ रहा है 2024 की हाफ ईयरली में। सभी ज़िलों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी के। बस आप ये मत कहा करो कि क्या बिल्कुल सेम आएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करके जाओ, ज़रूर हेल्प आपको मिलेगी और आप अच्छे से अपना पेपर हल कर पाओगे। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये ज़रूर तैयार करना है आपको। तो ये पूरा पेपर था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पूरा सोल्यूशन कॉपी पेन पे चाहिए तो लाइक करो, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। साथ ही साथ कमेंट करो, 100 कमेंट में अगर आता है कि सॉल्यूशन आपको इसका चाहिए तो तुरंत सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो आने वाले विद्यार्थी इस पेपर को देंगे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में। सो थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे पेपर्स भी आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 के लिए मैथ क्लास 11th का पेपर। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ का सिलेबस लगभग सेम ही होता है सभी जगह। तो कोड ए है, 100 नंबर का पेपर है। बाकी सभी मॉडल पेपर्स लगातार आ रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, क्लास 9th के हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम, मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का पेपर लगातार आपको मॉडल पेपर चैनल पर मिलते रहते हैं। साथ ही आपको और भी इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स लगातार मिलती रहती हैं, तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से इस पेपर को कंप्लीट देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स का पेपर लाओ, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ क्लास 11th का पेपर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सही विकल्प वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिनका आपको सही विकल्प सेलेक्ट करके लिखना है। अब यहाँ पर हम केवल आपको पेपर दिखाने वाले हैं, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन भी लाएंगे। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक से ज़्यादा होता है और 100 कमेंट्स आते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी कॉपी पेन पर प्रॉपर आपको देने वाले हैं अगले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको देख लो आप। चलते हैं इसके सेकंड पेज पर और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन क्लास 11th मैथ में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है पेपर। यहां पर भी 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। tan x बराबर b/a, तब √a + b/a - b प्लस √a - b/a + b का मान निकालिए। ठीक है, यदि g कितना है 7,8 और h 5,4,2, तो g
क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना है तो आपको ये सिद्ध करना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद फलन दिया है, फंक्शन दिया है, को पुनः परिभाषित करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, यदि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तब दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर √2 कॉस थीटा। बड़ा अच्छा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है। फिर है यदि x बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सिद्ध करना है आपको x की पावर n माइनस एक्स की पावर माइनस n बराबर 2i साइन ईटा थीटा। इसके बाद 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 साइन a tan a। मान लीजिए कि एक फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, से z तथा फंक्शन ax प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है, फंक्शन है, जहाँ a कॉमा b कोई पूर्णांक है, तो a और b को निर्धारित करना है। यदि समुच्चयों a तथा b में क्रमशः 6 और 9 अवयव हैं तो p में अवयवों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो 2-2 नंबर के ये आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनको तैयार कर लेना, ये आपके ईयरली एग्जाम, वार्षिक एग्जाम के लिए भी अच्छे प्रश्न हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि वहां पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहां पर कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न संख्या 5 की 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। 5 नंबर का बड़ा अच्छा यहां पर यह सवाल पूछा गया है। यदि r बराबर यहां पर यह पूरा समीकरण दिया है तथा x लेस देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंधों का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। tan पाई अपॉन 8 का मान निकालिए। tan पाई अपॉन 8 ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न। यदि a तथा b कोई 2 समुच्चय हैं तो इसको इतने के बराबर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह डोमेन ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इज इक्वल टू 1 माइनस 3x तथा दूसरा फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 समान है। इसके बाद फिर सिद्ध करना है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 3/16। ये भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल है। यदि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा है तो सिद्ध करना है आपको x बराबर आई tan थीटा। x बराबर आई tan थीटा, ध्यान से देखना। इसके बाद रैखिक असमीका निकाय इतना इतना दिया है को आलेखीय विधि से हल करो। निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल करो। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से किसी स्कूल में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनमें 9 पाठ्यक्रम 9 तरह के सिलेबस उपलब्ध हैं। एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर सम्मिश्र संख्याएं दी हैं तो इसको आपको सॉल्व करना है, इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करना है। अब चलते हैं इस मॉडल पेपर के लास्ट पेज पे और देखते हैं कि वहाँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहा इसका लास्ट पेज। बच्चों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं है किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका सॉल्यूशन और बाकी मॉडल पेपर उनका सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली सभी की तैयारी यहाँ पर टिप्स बाकायदा आपको मिलते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इनवॉल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। इसके बाद इसी तरह से इंडिपेंडेंट के अक्षरों में से 5 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर ये वाला नहीं आता 8 नंबर का प्रश्न तो आप ये ना करो तो आप कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं तो सिद्ध करना है ये आपको, ये समीकरण इतने को आपको इतने के बराबर सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है, यदि z1 अपॉन z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, z1 अपॉन z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो सिद्ध करना है आपको z1 प्लस z2 का स्क्वायर बराबर z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अब ये नहीं आता, मान लेते हैं कि ये नहीं आता किसी बच्चे को प्रश्न, तो अथवा में एक आपको विकल्प मिला है, आप ये वाला भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, r में से एक फलन का f का परिसर निर्धारित कीजिए। प्रश्न संख्या 9 ये भी 8 नंबर का है। सिद्ध करना है cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट कॉट
ब्रैकेट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2x प्लस एक्स बराबर 1, यानी कि पूरे इतने समीकरण को आपको 1 के बराबर सिद्ध करना है। ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रश्न है, ये 8 नंबर का प्रश्न है। और ये नहीं आता है तो एक और ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस π/3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस π/3 बराबर 3/2, 3/2 के बराबर सिद्ध करना है। मतलब इतने पूरे समीकरण को आपको 3/2 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और 1000 लाइक और 100 कमेंट अगर आते हैं सॉल्यूशन के तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आने वाला है। बाकी इसी तरह से आपको पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे। मॉडल पेपर है ये। बच्चों आप पूछते हो कि क्या बिल्कुल सेम आएगा? सेम नहीं भी आया तो इसके सारे जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्लास 11th हाफ ईयरली के लिए और ईयरली के लिए भी। हाफ ईयरली, ईयरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पेपर में वही प्रश्न तो छापे जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपको मदद मिलेगी। कोड मिल जाता है कभी कभी तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपका वही पेपर आ ही जाए। इसलिए आप इसको सॉल्व करो, बाकी कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम को। जो पेपर आपको चाहिए हो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सभी मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।